नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरों में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले गोरखपुर का रुख करते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। योगेश्वरों ने भी इस पूरे आयोजन के साथ इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है। उन सबको, सभी यजमानगणों को, आप सभी श्रद्धालुजनों को मैं इस अवसर पर इस पवित्र आयोजन के सकुशल संपन्न होने और आप सबकी उपस्थिति के लिए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी से, जो 9 मंदिरों में यहाँ पर देव विग्रह विराजमान हुए हैं, उन सब से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस यज्ञ का पुण्य आप सबको प्राप्त हो। इस कथा के माध्यम से और यज्ञ के माध्यम से जो भी पुण्य प्राप्त हो, वह लोक मंगल के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए हम सब उसको उपयोगी बना सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति, कथा व्यास जी के प्रति, पूज्य संतों के प्रति और इस आयोजन के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों के प्रति जिन्होंने इस कार्यक्रम के साथ पूरी सद्भावना के साथ जुड़ करके इस पूरे आयोजन को धर्म में, आध्यात्म में बनाने का पूरा योगदान दिया है, उन सब के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी यहां मंच पर हमारे 2 लोगों को सम्मान किया गया है और वे 2, एक तो इस पूरे व्यवस्था के जो आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर अनुपम अग्रवाल। कैसे मंदिर बनने हैं, उसकी माप क्या होनी चाहिए, वास्तु के अनुसार क्या कार्यक्रम होने चाहिए, ये सभी उन्होंने इसको पूरी तन्मयता के साथ जोड़ करके विगत 3 वर्षों से वे नियमित यहाँ पे आकर के मंदिर से जुड़े हुए जो इंजीनियर थे उनके साथ मिल करके, अन्य जो इस पूरे निर्माण कार्य के साथ जुड़े हुए लोग थे, उन सबको समय समय पे मार्गदर्शन करते रहे। परिणाम था, एक समय सीमा के अंदर वे सभी मंदिर बनकर के तैयार हुए और आज वहां पर देव विग्रहों की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मंदिरों में देव प्रतिमाओं का विराजमान होना है और मंदिर की साइज के अनुरूप देव विग्रह भी हों और उन्हें व्यवस्थित रूप से स्थापित करने के लिए पिछले कई दिनों से जयपुर से यहाँ पर जैमिनी मार्बल आर्ट के श्री मुकेश कुमार जैमिनी और श्री शिवम जैमिनी यहीं पर प्रवास करते हुए सभी मूर्तियों को कैसे स्थापित करना है। बहुत मूर्तियां, अगर यद्यपि वे अब तो साक्षात यहाँ पर उन देव विग्रहों का प्रतीक बन चुकी हैं, लेकिन जब ये मूर्तियां वैसे भी आई थी, भारी भारी थी। यानी अगर हनुमान जी की ही मूर्ति का वजन आप देखेंगे तो आप कम से कम 7 से 8 क्विंटल से कम नहीं, लेकिन उस मूर्ति को सकुशल वहां तक पहुंचा देना। अन्य मूर्तियों को भी देखेंगे, कोई 5 क्विंटल से कम नहीं, कोई 3 क्विंटल, कोई 1 क्विंटल से कम तो कोई नहीं होंगे, लेकिन उन सभी मूर्तियों को सकुशल वहां पर पहुंचा देना और उनके सौंदर्य में किसी भी प्रकार का कोई खरोंच तक ना आए, यह एक अद्भुत कला है। यानी मूर्ति बना देना, उनकी सजावट कर देना, लेकिन सजावट के साथ ही उन मूर्तियों को और मंदिरों की भी सजावट आपने देखा होगा कितनी बहुत ही अच्छे उस पर उन्होंने करने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए श्री मुकेश कुमार जैमिनी और उनके पुत्र और उनकी पूरी टीम को भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही जिन राजमिस्त्री और मजदूरों ने भी पूरी मजबूती के साथ मिलकर के काम किया, यहाँ पर श्री के कंस्ट्रक्शन के हमारे जगदीश आनंद जी और उनकी टीम ने, जो उनके राजमिस्त्री थे, उनके अन्य लोग थे, उन लोगों ने पूरी मजबूती के साथ जोड़ करके उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया। उन्हें भी मैं इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये देव मंदिरों की स्थापना में हम लोग वास्तु का ध्यान तो रखते हैं,
मूर्ति कैसे बननी चाहिए इसका भी ध्यान रखने का प्रयास होता है, लेकिन उन मूर्तियों के संरक्षण के साथ साथ स्वच्छता के प्रति भी हम आग्रही बने, दूर से पूजा करें, क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र विराजमान है। उस मूर्ति को अपने अंतःकरण में धारण करने का प्रयास और उसके माध्यम से फिर अंतःकरण की शुद्धि अगर हो जाती है तो ये मान के चलिए कि सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया है। और यह भाव आपको उन सभी देव मंदिरों में दर्शन करने के उपरांत अवश्य महसूस होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आयोजन समिति की ओर से कथा व्यास जी के प्रति, यज्ञाचार्यों के प्रति, अपने पूज्य संतों के प्रति और आप सभी यजमान और भक्तगणों के प्रति भी हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। अपनी ज़िंदगी में या तो मैं भारतीय सेना की ट्रेनिंग के दौरान या तो पिछले 16-17 वर्षों से। और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का आज तीसरा दिन है और आज हिरोशिमा में G7 सम्मेलन का तीसरा सत्र है। सत्र में शांतिपूर्ण, टिकाऊ और प्रगतिशील विश्व जैसे विषयों पर चर्चा। और पीएम मोदी G7 सम्मेलन के तीसरे सत्र की चर्चा में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक की और प्रधानमंत्री ने क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा शामिल इसमें हुए और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी इसमें शामिल हुए। सम्मेलन में बाइडेन ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में आपकी बहुत लोकप्रियता है और बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी को उनकी 32वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इससे पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में वीर भूमि पे पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। और दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी और प्रियंका गांधी ने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वीर भूमि जाकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी गई और उन्होंने कहा कि अपने पिता को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ हैं एक प्रेरणा के रूप में। और आज केरल के 2 दिवसीय दौरे पे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहेंगे आज से और उपराष्ट्रपति आज यहां पे पहुंचेंगे और उसके बाद चूंकि विधानसभा के रजत जयंती समारोह का वो उद्घाटन करेंगे और रजत जयंती समारोह को उपराष्ट्रपति संबोधित करेंगे। विधानमंडल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव की स्मारिका का भी वो विमोचन करेंगे। तो कल विधानसभा के रजत जयंती समारोह का वो उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पे हम पहुंचे हैं। और उपराष्ट्रपति यहां पे संबोधित करेंगे। विधानमंडल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव की एक स्मारिका का भी वो विमोचन करेंगे। और 2024 के चुनाव से पहले बड़े बदलाव की तैयारी है। कांग्रेस संगठन को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। प्रियंका गांधी छोड़ सकती हैं यूपी कांग्रेस की जिम्मेदारी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और कोई और बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है, क्योंकि 24 को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव है और कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस का मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया है। लिहाजा कई तरह के बदलाव पार्टी यहां पे करने का विचार कर रही है कि कैसे 24 में बेहतर प्रदर्शन किया जाए, कैसे 24 में बीजेपी को चुनौती दी जाए और कैसे 24 के चुनाव में विपक्षी एकता जो है वो की जाए। उसके जरिए कई तरह के संदेश देने की कोशिश है। तो दिल्ली में 2024 के चुनाव से पहले बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। 2024 चुनाव से पहले
कांग्रेस में कई तरह के बदलाव हो सकते हैं। कांग्रेस संगठन को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी है। तो प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस की जिम्मेदारी छोड़ सकती हैं और 2024 के चुनाव से पहले कई और बदलाव भी कांग्रेस में हो सकते हैं। तो प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस की जिम्मेदारी छोड़ सकती है, यानी यूपी चुनाव की उनको पिछले दौरान भी जिम्मेदारी दी गई थी और अब कई तरह के बदलाव यहां पे हो सकते हैं। कुछ बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, 24 से पहले कांग्रेस में किस तरह के बड़े बदलाव करने की तैयारी चल रही है? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी लगातार 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी है तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह को कहीं न कहीं खत्म करना होगा। और कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को लेकर पहले भी बैठकें करती रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से तमाम बैठकें हुई थी जब कुछ नेता कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी तौर पर नाराज चलने लगे थे। कई नेताओं ने हाल ही में, अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों में, कई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में कर्नाटक की चुनाव की अगर हम बात करें, उसमें जीत के बाद से कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं खुशी मना रही है और कांग्रेस पार्टी को इस बात पर भरोसा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में बीजेपी को शिकस्त दी, वही कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में भी अगर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में बदलाव करती है, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण पद है जहाँ पे अगर किसी नाम को लेकर चिंतन और मंथन होगा, उसके बाद कहीं न कहीं बड़ी जिम्मेवारी नेताओं को दी जाएगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को लेकर काफी चर्चा कर रही है कि किस तरीके से इसमें बदलाव करना है। और सबसे बड़ी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार अपने नेताओं के साथ, खासतौर पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की बात करें, उनसे राय मशवरा ली जा रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कांग्रेस के संगठन में एक बड़ा बदलाव देखने को जरूर मिल सकता है। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो कांग्रेस संगठन को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है और प्रियंका गांधी यूपी कांग्रेस की जिम्मेदारी छोड़ सकती हैं। और सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा है। 3 बजे सीएम अशोक गहलोत यहां जंतर मंतर पहुंच सकते हैं और पहलवानों का समर्थन करने पहुंच सकते हैं अशोक गहलोत। जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि पहलवानों का यह प्रदर्शन अब सियासी अखाड़ा भी बनता जा रहा है और विपक्ष के कई नेता पिछले कई दिनों में यहां पे पहलवानों का समर्थन करते हुए नजर आ चुके हैं। कल सचिन पायलट पहुंचे थे और आज अशोक गहलोत के पहुंचने की संभावना है। सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा है और 3 बजे वो यहां पहुंच सकते हैं। जंतर मंतर पे पहलवानों से मुलाकात कर सकते हैं, उन्हें समर्थन दे सकते हैं। तो जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल सचिन पायलट यहां पहुंचे थे, आज अशोक गहलोत यहां पे पहुंच रहे हैं। उससे पहले किसान नेता और कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इन पहलवानों का समर्थन किया और अब ये पहलवानों का जो प्रदर्शन है, जो धरना है, उस पर सियासत भी खूब हो रही है और विपक्ष जो है वो उनका साथ देके कहीं ना कहीं सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जंतर मंतर पे आज पहुंच के पहलवानों का समर्थन करेंगे। 3 बजे सीएम अशोक गहलोत जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। तो जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा है। यहां पे पहलवान चूंकि पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और उन्हीं का समर्थन वो कर सकते हैं। इससे पहले सचिन पायलट कल आए थे, आज अशोक गहलोत के पहुंचने की संभावना है और इनसे पहले कई और विपक्षी दलों के नेता यहां पहुंच चुके हैं। इस पे ज्यादा जानकारी पीयूष देंगे। पीयूष, आज अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पहलवानों का समर्थन करने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार आपने देखा है किस तरीके से जंतर मंतर पर तमाम पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और
कई मांगे जो है वो कहीं ना कहीं पहलवानों की है, जिसके बाद लगातार इन पहलवानों को राजनीतिक समर्थन में मिल रहा है। क्योंकि पहलवानों ने अपील की थी कि पिछला प्रदर्शन हमारा खराब हो गया, हमने किसी भी तरीके से उसका राजनीतिकरण नहीं होने दिया, लेकिन इस बार तमाम नेताओं से समर्थन मांगा था। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो थोड़ी देर में जंतर मंतर पहुंच सकते हैं और कहीं ना कहीं पहलवानों का समर्थन कर सकते हैं। इससे पहले आपने देखा कि कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से इन पहलवानों को पहले भी समर्थन मिल चुका है। इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहलवानों का समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो भी कहीं ना कहीं पहलवानों का समर्थन करते हुए नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहलवान लगातार एक के बाद एक अपनी मांगों में परिवर्तन कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जो पहलवान कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, शिकायत हमने की है, मामला सुप्रीम कोर्ट गया और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली थी। तब पहलवान कहने लगे कि एफआईआर दर्ज हो गई है लेकिन दिल्ली पुलिस ढिलाई बरत रही है। उसके बाद पहलवान कहने लगे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो, जितने पदों पर वो बने हुए हैं उन्हें उनके पद से हटाया जाए। तो लगातार पहलवान अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं। लगातार जो खास पंचायतें हैं वो भी पहलवानों का समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पर पहुंच रही है। तो निश्चित रूप से पहलवानों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। अब देखना होगा कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुंचते हैं तो क्या कुछ इस मंच से कहते हैं। क्योंकि लगातार इससे पहले भी अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो वो पहलवानों का जो समर्थन है आमतौर पे कर चुके हैं, लेकिन आज वो जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। तो निश्चित रूप से अब देखना होगा खासतौर पे केंद्र सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ कहती है। क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करें प्रदर्शन पार्ट 2 के दौरान कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से उस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आई। जब पहली बार पहलवान धरने पर बैठे थे तो आपने देखा कि तमाम पहलवानों के साथ खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कई दौर की बैठकें की। लेकिन इस बार चूंकि मामला कोर्ट में भी चल रहा है, राउत रेवेन्यू कोर्ट में पहलवानों की याचिका पर लगातार सुनवाई भी हो रही है। सीआरपीसी की हम बात करें 164 के तहत बयान भी महिलाओं के दर्ज हो चुके हैं, महिला पहलवानों के। तो निश्चित रूप से अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में अब पहलवान आगे की क्या कुछ रणनीति बनाते हैं। क्योंकि पहलवानों ने 21 तारीख यानी आज की तारीख को ही कहीं ना कहीं अल्टीमेटम भी एक तरीके से दिया था। तो आगे की रणनीति क्या कुछ होने वाली है, खासतौर पर पहलवानों की देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम राजनीतिक दलों का कहीं ना कहीं पहलवानों को समर्थन मिल रहा है। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो ये 3 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंच सकते हैं जंतर मंतर पे और पहलवानों का समर्थन कर सकते हैं। पिछले कई दिनों में कई विपक्षी दलों के नेताओं ने यहां पहुंच के पहलवानों का समर्थन किया है और धीरे धीरे ये प्रदर्शन सियासी अखाड़े में तब्दील होता जा रहा है। और समीन वानखेड़े से आज भी पूछताछ होगी। भ्रष्टाचार और रंगदारी मामले में पूछताछ होगी। सीबीआई ने समीर वानखेड़े को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया है। तो समीर वानखेड़े की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई, आज भी उनसे पूछताछ होगी और भ्रष्टाचार और रंगदारी मामले में यह पूछताछ होनी है। तो सीबीआई ने समीर वानखेड़े को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया है। और फरियल हमारी संवाददाता मुंबई से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। फरियल, आज भी समीर वानखेड़े से पूछताछ होगी? जी बिल्कुल, कल आखिरकार उन्हें बुलाया गया था सीबीआई द्वारा। तो कल समीर वानखेड़े जो है वो सीबीआई के मुंबई ऑफिस में सुबह में पहुंच गए थे 10 बजे, जिसके बाद 5 घंटे लगातार उनसे पूछताछ की गई थी। उसके बाद आज फिर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि कल जो है समीर वानखेड़े ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि जो भी ये भ्रष्टाचार का मामला है वो उनकी तरफ से नहीं, उनके सीनियर अधिकारियों की तरफ से किया गया होगा और उनमें वो शामिल नहीं है। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को इसी सीबीआई के केस के खिलाफ समीर वानखेड़े बॉम्बे हाई कोर्ट गए थे, जहां पर उन्होंने शाहरुख खान के और उनके चैट जो है वो सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किए थे। उसके खिलाफ भी जो है वो कल कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो ये जो 3 दिन गए हैं वो लगातार समीर वानखेड़े के मुसीबत वो बढ़ते ही गए हैं। अब देखना ये होगा कि कल जब कोर्ट भी, बॉम्बे हाई कोर्ट भी इस मामले पे सुनवाई करता है तो क्या तो समीर वानखेड़े को राहत मिलती है या नहीं। और आज भी जो सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी सामने आएंगे और क्या समीर वानखेड़े के ऊपर जो भ्रष्टाचार का दाग लगाया है वो मिट पाएगा या नहीं। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया फरियल जानकारी के लिए। तो आज एक बार फिर समीर वानखेड़े से सीबीआई पूछताछ करेगी। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जिसमें हत्याकांड में पुलिस जल्द दायर करेगी आरोप पत्र और उमेश पाल और 2 सिपाहियों की हत्या का मामला है। हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है और जेल भेजे गए आरोपियों के खिलाफ 90 दिन के अंदर पुलिस को आरोप पत्र कोर्ट में पेश करना है। फरार शूटरों और साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
हत्या में शामिल आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है और जेल भेजे गए आरोपियों के खिलाफ 90 दिन के अंदर पुलिस को आरोप पत्र कोर्ट में पेश करना है। तो फरार शूटरों और साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद होगी आगे की कार्रवाई। और यूपी राज्य निर्वाचन आयोग कल सरकार को सौंपेगा रिजल्ट। मई के अंत तक नवनिर्वाचित पदाधिकारी ग्रहण करेंगे शपथ और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की पाठशाला भी लगाएगा नगर विकास। यहां पे चुनाव परिणाम आने के बाद नगर विकास विभाग तय करेगा कि शपथ ग्रहण की तारीख 29 मई तक। चुनाव परिणाम आने के बाद नगर विकास विभाग तय करेगा शपथ ग्रहण की तारीख 29 मई तक। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की हो सकती है शपथ, यानी उनकी शपथ हो सकती है। तो जून में ही अनिवार्य रूप से सदन और बोर्ड की बैठक कराने की तैयारी की गई है। नवनिर्वाचित मेयर और अध्यक्षों को लखनऊ में टिप्स दिए जाएंगे इसको लेकर। और नगर विकास विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम में पीएम मोदी को बुलाने की तैयारी की जा रही है। और यूपी राज्य निर्वाचन आयोग कल सरकार को रिजल्ट सौंपेगा और मई के अंत तक नवनिर्वाचित पदाधिकारी शपथ ग्रहण करेंगे। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की पाठशाला भी नगर विकास विभाग लगाएगा और चुनाव परिणाम आने के बाद नगर विकास विभाग तय करेगा शपथ ग्रहण की तारीख। तो 29 मई तक नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण हो सकता है, उनकी शपथ हो सकती है। 13 मई को घोषित हुए थे यूपी नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम और चुनाव परिणाम आने के 5 साल के लिए निकाय गठन की अधिसूचना जारी होगी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पर मुलाकात की। नीतीश कुमार के साथ यहां पे तेजस्वी यादव भी थे और मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश इन दिनों अलग अलग दलों के दिग्गजों से मुलाकात कर रहे हैं और एक फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और पटना में लालू प्रसाद यादव आज शाम दिल्ली से पटना लौट रहे हैं और लौट आए हैं वो। पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी उनके साथ पटना पहुंची। पटना एयरपोर्ट पे आरजेडी नेता और समर्थक पहले से मौजूद थे। सभी ने अपने नेता का स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो राबड़ी आवास के लिए रवाना हो गए। बीते 4 दिन पहले 16 मई को रूटीन चेकअप के लिए लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली आए थे और सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद से वो डॉक्टर के संपर्क में हैं, उनकी निगरानी में हैं। औरंगाबाद जिला और सत्र न्यायाधीश संपूर्णानंद तिवारी ने नई जेल का निरीक्षण किया और साथ ही नई जेल की मौजूद बुनियादी व्यवस्था को देखा। जेल के सुरक्षात्मक तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया। बता दें कि नई जेल भवन का स्थानांतरण कुछ दिन पहले ही हुआ है, जिसके परिधि में छायादार पौधारोपण कार्य किया गया। तो यहां पे जेल का निरीक्षण किया गया, वहां की व्यवस्थाओं को देखा गया और जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।